इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, या फिर उसको हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। उसके काउजेस के बारे में हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन का क्या क्या कारण होता है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और अगर हाइपरटेंशन हो किसी पेशेंट को तो उनमें कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। बात करेंगे फिर उसके बाद ट्रीटमेंट के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे कि एक हाइपरटेंशन पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, या फिर हाइपरटेंशन के बारे में कि ये है क्या। तो सीधा सीधा समझने की कोशिश करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब ब्लड का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो गया है बॉडी में। ओके, इस केस में क्या होगा कि हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों बहुत ज़्यादा काम करने लगेंगे यूजुअल वर्क के कंपैरिजन में। राइट, इसके कारण बहुत सारे हैं, इसके काउजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो एक नॉर्मल पर्सन में ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। वैसे इन सारी बातों को हमने लो ब्लड प्रेशर वाले वीडियो में भी कवर किया है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम कब कहेंगे कि किसी भी पर्सन में ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है? तो उसको कुछ स्टेजेस में हम डिवाइड करके देखते हैं। जैसे कि स्टेज फर्स्ट, उस केस में क्या होगा कि किसी भी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों, तो 130 से 139 जाएगा, और जो 80 था नॉर्मल वो 89 तक चला जाएगा। स्टेज टू में 140 टू 180 होगा, और 90 से लेकर 120 तक जाएगा। राइट। एक होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इस केस में क्या होता है कि जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर है, एक तो 180 से ज़्यादा होगा और एक 120 से ज़्यादा होने लगेगा, तो उस केस को कहेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। ओके, तो हमेशा इंसान को ना बीपी अपना चेक करते रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, वो क्या कि हमें कभी भी कॉफ़ी या अल्कोहल पीकर बीपी को चेक नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, बीपी इंक्रीज करता है। हमने लो ब्लड प्रेशर वाले वीडियो में भी बात की थी कि अगर किसी भी व्यक्ति का बीपी लो हो जाए तो हमें उस टाइम कॉफ़ी उनको हम दे सकते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में। इसके बारे में डिटेल आप देख सकते हैं उस वीडियो में। तो सिम्टम्स जानने के बाद बात करते हैं इसके काउजेज़ के बारे में। तो देखिए, ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, इसका मेन काउजेज हो सकता है टोटली आपके कह सकते हैं लाइफ स्टाइल पे। आप किस तरह से जीते हैं, आप किस तरह से खाना खाते हैं। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना तो नहीं खाते हैं, और अक्सर जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, आदत होती है किसी किसी की, कोई सब्जी ले रहे हैं उसमें नमक ज़्यादा खाएंगे, हर चीज़ में नमक उनको ज़्यादा चाहिए, तो इस केस में उन लोगों का जो बीपी है वो बढ़ जाता है। या फिर अगर किसी को हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट है, या फिर एंजीना है, या फिर कार्डियक एरेथमिया है, अर्थोस्क्लेरोसिस है, इस तरह का जो है डिजीज़ है, तो इस वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे पेशेंट को अक्सर सर में दर्द होने लगेगा, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आएगी। ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि नोज में ब्लीडिंग तक आने लगती है। ठीक है, पेशेंट को चक्कर आएगा, उनके सीने में दर्द रहेगा, और विजुअल चेंजेस होने लगेंगे। इतना ब्लड का प्रेशर फ्लो होता है ना कि यूरिन में ब्लड तक आ जाता है। पेशेंट को गुस्सा आएगा है, पेशेंट को घबराहट सी महसूस होने लगती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उस केस में पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसको कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं हम। ओके, कॉजेज़ की बात करने के बाद बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी पेशेंट को हो सकता है अगर उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई तो जो सबसे पहला है वो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। राइट, पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। सेकंड वन है हार्ट अटैक उनको हो सकता है। और एक बात और, डायबिटीज़ वाले जितने भी पेशेंट हैं उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता ही होता है। राइट, इससे होगा क्या, किडनी खराब हो जाएगा, मतलब किडनी में जो फंक्शन है वो सही से किडनी फंक्शन नहीं करेगा, नाक से खून भी आने लगता है, और पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर से विजन भी कमज़ोर हो सकता है। राइट, रिस्क फैक्टर की बात करने के बाद अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। लेकिन ट्रीटमेंट में पहले हम नेचुरल तरीका देख लेते हैं, जिसके जरिए हम जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ज़रूरत है अपने लाइफस्टाइल को सुधारने की। अभी देखो, हम लोग खा रहे हैं, फिर टेबल पर बैठे, फिर काम किए, और कोई एक्सरसाइज नहीं किया, सो गए।
तो इससे क्या हो गया कि हमारे बॉडी का जो एक्टिविटी है, वाइटल एक्टिविटी है ना, वो उतना ग्रो अप नहीं हुआ, राइट। तो उसकी वजह से भी बैठे बैठे काफ़ी डिजीज़ होने लगता है, तो उससे ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अभी क्या है कि हमने एक्सरसाइज नहीं की रोज, वैसे तो 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन अगर एक्सरसाइज नहीं की तो वो भी एक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का कारण बन जाता है। तो हमें योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना जरूरी है, कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से जो ब्लड प्रेशर है उस पर इफेक्ट पड़ता है और वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा खुश रहना सीखना चाहिए। WHO के नियम के मुताबिक ना एक इंसान को एक दिन में 5 ग्राम नमक खाना चाहिए, मतलब NaCl की बात हो रही है, ओके। सो ये चीज़ हमें याद रखना है। हमें हमेशा जो कोलेस्ट्रॉल वाला खाना है उसको प्रिवेंट करना है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं खा सकते। और इन सब सारी चीज़ों को चेंज करने के बाद भी ज़रूरत है अपने खान पान में बदलाव लाने की। यार जैसे कि हम प्याज खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, लहसुन खा सकते हैं, मेथी खा सकते हैं, अजवाइन हो गया, बनाना अक्सर लोग प्रीफर करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के केस में, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें लेनी चाहिए अगर हम नेचुरल तरीके से ब्लड प्रेशर को सही रखना चाहते हैं। तो नेचुरल ट्रीटमेंट की बात हमने कर ली कि किस तरह से नेचुरल ट्रीटमेंट के द्वारा हम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्चुअल टॉपिक की कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन इसको जानने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी इसे खुद से लेने की कोशिश ना करें। यह हमेशा किसी एक डॉक्टर के सलाह से ही लिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इन सारे टैबलेट पे RX लिखा हुआ होता है, यानी सब डॉक्टर के द्वारा ही दवाइयाँ प्रीफर्ड होंगी, उसके बाद ही आप ले सकते हैं। अगर RX के बारे में आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, सो आप उसको देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए जानते हैं। तो जो हाई ब्लड प्रेशर में जो हम मेडिसिन देते हैं वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं, पहली बात तो, जिन पे सारों दवाइयों पे RX लिखा हुआ रहेगा। तो जो पहला दवाई देते हैं वो है डाययूरेटिक्स, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। तो जो सबसे पहला ड्रग है वो है थिजाजिज। अब थिजाजिज में जो टैबलेट मिलेगा वो होता है हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, ओके। और सेकेंड वन जो है वो है क्लोरथालिजोन या फिर इंडोपामाइंड, ओके। जो सेकेंड वन है वो है हाई सेलिंग ड्रग्स, जिसमें कि हम मेडिसिन पक करते हैं हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को, वो है फ्लोरोसेमिड, ओके। एंड द थर्ड वन है वो है पोटासियम स्पार्किंग ड्रग्स, जिसमें कि स्पाइरेनोलैक्टोन आता है या फिर अमिकोराइड आता है, राइट। ये बात क्लियर। तो डायूरेटिक्स मेडिसिन देने के बाद पेशेंट को और भी कुछ मेडिसिन दी जाती है उनके कंडीशन के अनुसार कि भाई अब जब हाई ब्लड प्रेशर आया है तो उसके पीछे कारण है क्या। तो उन कारणों को जानने के बाद हम अलग अलग दवाइयों को देते हैं। तो उन सभी दवाइयों के नाम हम जानने की कोशिश करें। जो सेकंड नंबर में जो दवाई है वो है ACE इनहिबिटर, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम मेडिसिन, राइट। तो ये करता क्या है कि ये वेन या आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, ठीक है, उनको ये रिलैक्स करता है और उनमें जो ब्लड प्रेशर हाई था उसको लो करता है ये। तो उसमें इन जो मेडिसिन आता है वो है कैप्टोप्रिल या एनाप्रिल या लिस्नोप्रिल, तो जिसमें प्रिल प्रिल लगा हुआ है वो ACE इनहिबिटर मेडिसिन होता है, ओके। अब जैसे कि पेशेंट में एसेंशियल हाइपरटेंशन केस बन रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या देते हैं कि डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर ग्रुप वाले जो ड्रग्स हैं उनको हम प्रीफर करते हैं पेशेंट को। जैसे कि उसमें जो ड्रग्स आता है वो है एलिस्केरिन। तो ये एलिस्केरिन करेगा क्या कि पहले तो ये जब पेशेंट का हाइपरटेंशन बहुत ही एसेंशियल केस में बढ़ जाए तो उस केस में हम इसको देंगे। तो इसका फंक्शन क्या है कि ये एंजियोटेंसिनोजेन जो होता है उसको एंजियोटेंसिन में बदल देता है। तो इस वजह से हम उसको प्रीफर करते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन केस में, राइट। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर देने के बाद हम अगला जो ड्रग्स अगर प्रीफर कर सकते हैं तो वो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ओके, जिसको कि हम ATI ब्लॉकर भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ मेडिसिन आते हैं जैसे कि लोसार्टन हो गया या वाल्सोआर्टन हो गया या फिर टेलमिसार्टन हो गया, और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कि इस ATI रिसेप्टर ब्लॉकर में आता है, जैसे कि आर्बिसार्टर हो गया या फिर कैंडिसार्टन हो गया। तो ये सारे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हैं। तो ये हम हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को भी प्रीफर करते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर में ATI रिसेप्टर ब्लॉकर के बाद जो सबसे ज़्यादा देने वाला
जो मेडिसिन है जो पेशेंट को अक्सर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके, तो इसमें कुछ दवाइयां हैं जो कि हम जान लेते हैं, जैसे डिल्टियाजेम हो गया, या फिर नेफिडिपाइन हो गया, या फिर फेलोडिपाइन हो गया। और भी टैबलेट्स होते हैं जैसे कि लैसिडिपाइन हो गया, एमेलोडिपाइन हो गया, वेरापामिल हो गया। तो ये सारे जो हैं कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर हैं जो कि हाई बीपी में दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बाद बीटा प्लस अल्फा एंड्राजेनिक ब्लॉकर भी दिया जाता है पेशेंट को, जो कि उसमें कुछ मेडिसिन आते हैं जैसे कार्बेडिलोल, ये 125 mg में आता है, या फिर लेबेटालोल आता है, ये 100 mg के फॉर्म में आता है। तो ये पेशेंट को प्रीफर किया जाता है हाई बीपी के केस में। ओके, हाई ब्लड प्रेशर के केस में पेशेंट को हम बीटा एंड्राजेनिक ब्लॉकर भी देते हैं, जैसे कि उसमें कुछ मेडिसिन है, प्रोपानोल करके मेडिसिन है, मेटोप्रालोल करके मेडिसिन है, या फिर एटनोलोल करके मेडिसिन है। तो ये सारे बीटा एंड्राजेनिक ब्लॉकर्स हैं जो कि दिया जाता है हाई बीपी के केस में, राइट। हमने बात की बीटा एंड्राजेनिक ब्लॉकर्स की, अब बात करते हैं अल्फ़ा एंड्राजेनिक ब्लॉकर्स की, जो कि हम बीपी के पेशेंट में, स्पेशली हाई बीपी के केस में देते हैं पेशेंट को, जैसे कि प्राजोसिन है, या फिर टेराजोसिन है, या फिर डॉक्साजोसिन है। ऐसे ऐसे मेडिसिन है जो कि हम पेशेंट को प्रीफर करते हैं। और भी मेडिसिन है जैसे कि फिनॉक्सीबेंजामाइन है, फेनिटोलामाइन है। तो काफ़ी मेडिसिन हैं अल्फ़ा एंड्रोजेनिक ब्लॉकर्स के जो कि हम हाई बीपी के केस में पेशेंट को प्रीफर करते हैं। ओके, तो अल्फ़ा एंड्रोजेनिक ब्लॉकर्स के बाद हम अगर कोई मेडिसिन प्रीफर करते हैं किसी भी हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को, तो वो है सेंट्रल सिम्पैथोलाइट्स। ओके, तो इसमें कुछ मेडिसिन है जो कि हम जान लेते हैं। तो जो पहला मेडिसिन है वो है क्लोनिडाइन, जो कि 0.1 mg के फॉर्म में आता है, और जो सेकंड वन है वो है मिथाइल डोपा, जो कि 250 mg के फॉर्म में आता है। ओके, तो अब अंत में बात कर लेते हैं कुछ वैसोडाइलेटर्स के, जो कि हाई ब्लड प्रेशर में खास करके पेशेंट को प्रीफर किया जाता है, जिससे कि उनका ब्लड प्रेशर जो हाई है वो तुरंत लो हो जाए, जैसे कि आर्ट्रियोलर हो गया, हाइड्रालाजाइन हो गया, या पेशेंट को मिनॉक्सिडिल भी दिया जाता है। और भी हैं जैसे कि डायजोएक्साइड दिया जाता है। और हाँ, एक इंजेक्शन है जो कि है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड करके, जिसको कि डॉक्टर यूज करते हैं आर्ट्रियोलर प्लस वेनस डायलेटर के फॉर्म में, जो कि पेशेंट को अक्सर दिया जाता है इमरजेंसी केस में। तो हमने जान ली इस वीडियो में हाई ब्लड प्रेशर के केस में दिए जाने वाले मेडिसिन के बारे में। और एक बात के लिए सॉरी, मैंने इतने सारे मेडिसिन के नाम बताए बट उनका फंक्शन नहीं बता पाया, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।